तो कल हमने आपको टीच किया था कि ब्रोस्टेड लोरी एसिड कॉन्सेप्ट, ओके, जिसमें कि हमने कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस निकालना बताया था, कौन स्ट्रांग है तो कौन वीक है। तो उस पर हम 2-3 पॉइंट और बता रहे हैं, ध्यान देना। अगर मान लो अमोनिया है NH3, नो डाउट हम अमोनिया को जानते हैं बेस है, ठीक है, अमोनिया इज ए बेस, लेकिन अमोनिया दोनों काम कर सकता है। NH4 यानी H+ को ये गेन कर सकता है और ये एक H+ को ये लूज भी कर सकता है ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग। तो ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग अगर ये गेन किया तो अमोनियम आयन बनेगा, अगर ये लूज किया तो NH2- बनेगा। इसका मतलब ये लूज और गेन दोनों कर रहा है, तो ये एसिड और बेस दोनों है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड, Lowry, it is base as well as acid। लेकिन ये ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग, ऐसे हम नॉर्मली अमोनिया को बेस बोलते हैं, नॉर्मली नहीं, अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, तो अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, लेकिन ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग ये दोनों काम कर सकता है, ठीक है, ये एसिड और बेस दोनों का काम करेगा। यहीं पर एक पॉइंट और बता दे रहा हूं, अमोनिया के ऊपर लोन पेयर होता है, ये लुईस बेस है जो कभी पढ़ने वाले हैं, इट इज लुईस बेस, और ये H+ को गेन भी कर सकता है, तो ये ब्रोंस्टेड बेस भी है, ब्रोंस्टेड लोअरी बेस भी है, इट इज ब्रोंस्टेड लोअरी बेस है। लेकिन अर्हनियस क्या बोलता था, अर्हनियस बेस उसको बोलता था जो OH को रिलीज करे। अब इसमें तो OH है ही नहीं, तो इट इज नॉट ए बेस अकॉर्डिंग टू अर्हनियस। ये अर्हनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेस नहीं है, क्योंकि अर्हनियस ने क्या बोला था कि जिसके पास OH रहेगा या OH रिलीज करेगा वो अर्हनियस बेस होगा। इसके पास तो OH है ही नहीं, तो अमोनिया लोन पेयर के वजह से ये लुईस बेस होता है, ड्यू टू लोन पेयर के वजह से अमोनिया एक बेस होता है, और ये H+ को गेन कर सकता है, इसलिए ब्रोंस्टेड लोअरी बेस भी है। लेकिन इसमें कहीं OH नजर आ नहीं रहा है, इसलिए अर्हनियस के अकॉर्डिंग अमोनिया को डिसाइड नहीं कर पाया था, कि अर्हनियस ने इस बात को नहीं बता पाया था। ऐसा नहीं कि ये कॉन्सेप्ट लिमिटेशन में तो इसको नहीं करेंगे, सब अपने आप में सही है, लेकिन हर कंपाउंड अलग अलग पे लगता है, ये कहीं अलग लगेगा, ये अलग लगेगा, ये अलग लगेगा, ये लोन पेयर देखेगा, ये H+ को गेन देखेगा, ये OH को रिलीज देखेगा। तो अमोनिया इज ए लुईस बेस, अमोनिया इज ए ब्रोंस्टेड लोअरी बेस, बट अमोनिया इज नॉट ए बेस अकॉर्डिंग टू अर्हनियस। इसका मतलब अमोनिया ऐसा नहीं कि बेस नहीं है, बेस है, वो इन दोनों के अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। तो इसको राइट डाउन करना। और ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग अमोनिया दोनों है, क्योंकि H+ भी गेन कर सकता है, लूज भी कर सकता है। तो पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग क्या है, तो ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग वो दोनों है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड नाम लेगा तब हम बोलेंगे, नॉर्मली अगर बोलेगा तो नॉर्मली हम बोलेंगे अमोनिया इज ए बेस। ये बातें क्लियर हो गई? ओके, वेदिका राइट डाउन करना।
अब यहां पर ये ब्रोंस्टेड पढ़ने के पीछे और क्या क्या बेनिफिट हमें मिला, तो हमसे आयंस के बारे में पूछा गया। तो देखो यहां पर आयंस Cl माइनस, अब Cl माइनस पूछा जाएगा तो क्या है, एसिड है कि बेस है, तो हम जानते हैं कि Cl माइनस H प्लस को गेन कर सकता है, और गेन करने के बाद HCl बन जाएगा, और गेन करने वालों को हम बोलते हैं बेस, तो इट इज ए बेस। OH माइनस क्या है, एसिड है कि बेस है, तो देखो यहां पर OH माइनस जो है वो अगर हाइड्रोजन को लूज किया, अगर H प्लस को लूज किया तो O-2 बन जाएगा, अगर ये H प्लस को गेन किया तो ये H2O बन जाएगा। इसका मतलब ये लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, यानी ये एसिड भी है और ये बेस भी है, यानी ये एम्फोटेरिक है। ये हम किसके अकॉर्डिंग बातें कर रहे हैं, ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग। तो OH दोनों काम कर सकता है, H प्लस को लूज भी कर सकता है और H प्लस को गेन भी कर सकता है। बातें हो गई होगी क्लियर, लूज और गेन दोनों काम कर रहा है ब्रोंस्टेड, ठीक है। अब तुम्हें यहां पर कभी कभी पूछा जाएगा कौन स्ट्रॉन्ग लुईस कंजुगेट बेस है, कौन वीक है, ऐसा पूछा जाएगा। तो उसके लिए ऑलरेडी तुम लोग लिखे भी होगे और जानते भी होगे, मैं बस नॉर्मली तुम्हें लिखवा दे रहा हूं कि HClO4, ठीक है, HI, HBr, HCl, HNO3 और H3PO4 और H2SO4, ये जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। इनके अलावा जो भी एसिड आएगा, इनके अलावा जो भी एसिड आएगा, HF, ठीक है, H2CO3, H3PO2, H2SO3, HCN, ये जितने भी एसिड आएंगे वो सब वीक एसिड होगा। तो तुम बस याद रखना स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, CH3C डबल बॉन्ड O, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सब वीक एसिड है। तुम स्ट्रॉन्ग याद रखना, हाइड्राजोइक एसिड, और ऑल ऑर्गेनिक आर वीक एसिड, ठीक है। तो ये इसको याद रखना, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि तुम जब कंपेयर करोगे कि कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग है, तो इसके द्वारा बनाया गया कंजुगेट बेस वीक होगा और इसके द्वारा बनाया गया कंजुगेट एसिड, सॉरी कंजुगेट एसिड बेस वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये याद रखना इसको। अगर हम बेस के बारे में बात करें तो देखो, अल्कली और अल्कलाइन के द्वारा बनाया गया बेस, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के द्वारा बनाया गया बेस स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे NaOH, KOH, सीजियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और बाकी कॉपर, जिंक, जैसे NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और बहुत सारे बेस हैं जो क्या होंगे, वीक होंगे, ये वीक होंगे।
स्ट्रॉन्ग वाला दोनों में याद रखना ताकि तुम निकाल पाओ। स्ट्रॉन्ग वाला दोनों में याद रखना, ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, क्योंकि अभी खत्म होने के बाद मैं टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन करवाऊंगा। इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ो, और दिस वन ए टॉपिक बोर्ड का भी है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने स्ट्रॉन्ग और वीक हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं, ब्रोस्टेड हमारा इतना ही है, उस पर 2-4 क्वेश्चन, और डी ब्लॉक वाले वीक होंगे। अगर ब्रोस्टेड वाले के बाद हम आते हैं लुईस एसिड पे, ध्यान से समझना, लुईस एसिड और बेस। लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, अब देखो ब्रोस्टेड में क्या प्रॉब्लम आ गया। तो ब्रोस्टेड से पूछा गया कि बताओ BF3 क्या है, बताओ BCl3 क्या है। तो ब्रोस्टेड के पास इसका जवाब नहीं था। क्यों जवाब नहीं था? क्योंकि BF3 कभी H+ को गेन कर ही नहीं सकता है, नहीं तो लूज करेगा। लूज तो कर ही नहीं सकता क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, और ये गेन भी नहीं करेगा। इस केस में ब्रोस्टेड ऐसे कंपाउंड का जवाब नहीं दे पा रहा था। जैसे CO2 पूछा गया कि CO2 क्या है, अब यहाँ CO2 हाइड्रोजन को गेन नहीं करेगा, तो उसका ये जवाब नहीं दे पा रहा था ब्रोस्टेड। SO2 पूछा गया, SO2 क्या है, तो कुछ कुछ कंपाउंड के लिए ब्रोस्टेड जो है वो लिमिटेशन में चला आया, लिमिट बन गया उसका। तो ऐसा नहीं कि उसका कंसेप्ट गलत है, गलत नहीं है, लिमिटेशन में चला आया कि जो कंपाउंड H+ को लूज और गेन करेगा हम उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कंपाउंड नहीं करेगा हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। और हनियस का भी कंसेप्ट सही है अपने आप में, लेकिन वो लिमिटेशन में है। जो H+ लूज करेगा एसिड बोलेंगे, हाँ, और जो OH लूज करेगा उसको हम बेस बोलेंगे। तो इनका लिमिटेशन है, मतलब इन्हीं कंपाउंड के ऊपर अप्लाई होगा। अब लुईस जो है वो लुईस कैसे अप्लाई होगा, तो हम पहले लुईस बेस के बारे में पढ़ लेते हैं। लुईस बेस, लुईस बेस किसको बोलेंगे? तो जो लोन पेयर को डोनेट करता है, लोन पेयर को जो डोनेट करता है उसको हम लुईस बेस के नाम से जानते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, जो लोन पेयर को डोनेट करता है उसको हम लुईस बेस के नाम से जानेंगे। हमें कैसे मालूम चलेगा कि कौन लुईस बेस है? तो उसके लिए हमें पहला है कि कंपाउंड के ऊपर कंपाउंड कंटेन लोन पेयर, यानी जो कंपाउंड लोन पेयर अपने ऊपर रखेगा, तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रांग होगा, लिथियम थोड़ा वीक हो सकता है, लेकिन हम उसको स्ट्रांग की कैटेगरी में लाएंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम तो एम्फोटेरिक है वो। इनके रिस्पेक्ट में लिथियम हाइड्रोक्साइड वीक पड़ेगा, लेकिन बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में ये स्ट्रांग हो जाता है। तो अपने ग्रुप में सबसे वीक है, बट अगर हम बात करेंगे डी ब्लॉक से तो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि कौन लुईस बेस है? तो उसके लिए जो लोन पेयर को होल्ड करेगा, जैसे वाटर, वाटर के पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, अमोनिया, अमोनिया के पास लोन पेयर है, अल्कोहल ROH। अब ध्यान देना, यहां पे आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, आर मतलब एल्काइल ग्रुप होता है। एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो यहां CH3 लग गया, जैसे मान लो C2H5 लग गया, तो आर के बदले यहां CH3OH यानी मिथेनॉल यहां लगा देंगे तो C2H5OH हो जाएगा, यानी इथेनॉल। तो ये अल्कोहल जो है उसके पास लोन पेयर है, इसलिए इसको हम लुईस बेस के नाम से जानेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें R2O, R2O जिसको हम ऐसे लिखेंगे ROR, ईथर, इसके पास लोन पेयर है, ये जो हो जाएगा आर यही वाला है, ये लुईस बेस के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अगर हम बात करें R2O के बदले हम ले ले R2S यानी सल्फर, सल्फर भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। अब यहां ध्यान देना, अमोनिया, अब अमोनिया में एक हाइड्रोजन हटा देते हैं और उसके बदले हम NH2 लिख देते हैं, एक और हाइड्रोजन हटा देते हैं और उसके बदले में हम एक R जोड़ देते हैं, एक और हाइड्रोजन हटा देंगे और उसके बदले में हम 3 R लिख देंगे। तो ये जो हो जाएगा ये सब के सब लुईस बेस कहलाएगा, क्योंकि इनके पास है लोन पेयर। तो जिस कंपाउंड के पास लोन पेयर होगा उसको हम लुईस बेस के नाम से जानेंगे। तो याद रखना, वाटर, अमोनिया, ROH, R2O यानी ROR, R2S, अगर अमोनिया पे एक हाइड्रोजन हटा के और R जोड़ दिया गया, 2 हाइड्रोजन हटा के 2 R जोड़ दिया गया, 3 हाइड्रोजन हटा के 3 R जोड़ दिया गया। R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बेंजाइल। तो ये जो लोन पेयर को होल्ड करेगा उसको हम बोलेंगे कि ओ लुईस बेस है। ठीक है, ये हो गया होगा। अब हम दूसरे कैटेगरी में आते हैं कि और लुईस बेस कैसे हम पहचानेंगे। ये तो चलो लोन पेयर है हमारे पास, तो हमने पहचान लिया। तो अगर हमारे पास और दूसरे टाइप से लोन पेयर अगर हमें देखना है कि कैसे हमें मालूम चलेगा कि लोन पेयर है कि नहीं है, तो इसको लिख लिए तुम लोग। चलो, अब हम बात करेंगे कि जिसके पास निगेटिव चार्ज होगा, यानी ऑल एनायन, ऑल एनायन, जितने भी एनायन होंगे। क्यों एनायन? क्योंकि निगेटिव अपने आप में एक लोन पेयर की जैसा ट्रीट करेगा। ठीक है, तो जितने भी एनायन होगा, जैसे Cl माइनस, F माइनस, OH माइनस, Cn माइनस, SCN माइनस, NH2 माइनस। ठीक है, तो जिसके पास अगर निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये हुआ कि ये निगेटिव अपने आप में एक लोन पेयर की जैसा ट्रीट करेगा, यानी ऑल एनायन आर लुईस बेस। जहां पर इनके अगर निगेटिव चार्ज है तो हम समझ जाएंगे कि वो अपने आप में एक लोन पेयर के जैसा ट्रीट करेगा, और उसके वजह से हम उसको लुईस बेस के नाम देंगे। तो ऑल एनायन आर लुईस बेस। अब हम तीसरा कैटेगरी आते हैं, तीसरा हम लिखते हैं। तो थर्ड वन जहां पर है, जहां मल्टीपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन, मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। जैसे मान लो कि C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H है। अब ट्रिपल बॉन्ड को क्यों यहां पर, या डबल बॉन्ड को ही ले लो, डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को हम बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड। तो अब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को हम लुईस बेस क्यों बोलेंगे? उसका रीजन ये है कि जब ये बॉन्ड टूटता है, हम जानते हैं कि पाई क्या होता है, वीक होता है। और जब ये पाई टूटेगा तो यहां पर एक प्लस और एक माइनस क्रिएट करेगा, और ये माइनस के वजह से ये जिससे नाइन की तरह हो गया हो, माइनस के वजह से ये लुईस बेस के नाम से जाना जाएगा। तो जहां पर पाई बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि पाई बॉन्ड जहां हो, तो जहां पाई बॉन्ड अगर है, तो पाई बॉन्ड अगर है, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, वो हम लुईस बेस के कैटेगरी में रखेंगे।
तो उसको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ 3 टाइप से समझ सकते हैं कि लुईस बेस है कि नहीं है। पहला जो है वो लोन पेयर वाला, ये तो आसान है। जहां एनायन है, एनायन को हम लुईस बेस के नाम से जानेंगे, और जहां मल्टीपल बॉन्ड है उसको हम किसके नाम से जानेंगे? एनायन, उसको हम लुईस बेस के नाम से जानेंगे। अब थोड़ा सा एक पॉइंट और है, जैसे मान लो हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हालांकि आगे हमें पढ़ना है। अगर हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमने लिखा, जैसे मान लो हमने लिखा Na4FeCN6 हमने लिखा, और हमने ये देखा कि ये आयरन जो है, इस आयरन को ये साइनाइड अपना लोन पेयर डोनेट करता है, अपना ये लोन पेयर डोनेट करता है। हम जानते हैं कि इनके इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बना हुआ है, और इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि लोन पेयर डोनेट करेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब ये हुआ ना कि लोन पेयर को डोनेट करेगा, और जो लोन पेयर को डोनेट करता है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इसको हम लिगेंड के नाम से जानते हैं, इसको हम लिगेंड के नाम से जानते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। और अगर हम लोन पेयर जो डोनेट करता है, तो अगर यहां हम देखें तो इस कंसेप्ट से क्या है, लुईस बेस है ये, यानी ये CN अपना 2 नाम रख रहा है। क्या क्या? जब वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो उसको लिगेंड के नाम से जानते हैं, और वहीं CN को अगर हम इस पर्पस से देखें कि वो लोन पेयर को डोनेट करता है, तो हम उसको लुईस बेस के नाम से जानेंगे। तो CN एक्ट एज ए लिगेंड और CN एक्ट एज ए लुईस बेस, यानी उसका 2 नाम पड़ गया। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड के नाम से जानेंगे, यानी लिगेंड का मतलब होता है जो लोन पेयर को डोनेट करता है, व्हिच डोनेट देयर लोन पेयर, यानी जो लोन पेयर को डोनेट करता है उसको हम लिगेंड बोलते हैं, और हम जानते हैं कि जो लोन पेयर को डोनेट करता है उसको हम लुईस बेस बोलते हैं, यानी उस लिगेंड को हम लुईस बेस के नाम से भी जान सकते हैं। तो यहां पर लुईस बेस जानने का 3 तरीका याद रखना, जहां पर लोन पेयर मिले, एनायन मिले, और कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज को, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं लुईस एसिड पे, ये तो बेस हो गया हमारा। अब हम आते हैं लुईस एसिड में। अब ध्यान देना है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं लुईस एसिड। लुईस एसिड हमने बेस पढ़ लिया, तो लुईस एसिड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे, यानी जो सामने वाला अगर लोन पेयर देता है तो उसको ये एक्सेप्ट करे। इसको थोड़ा अच्छे से समझना, क्योंकि जल्दी से हमें दिखता नहीं है कि लुईस लुईस बेस तो दिख जाता है क्योंकि वहां लोन पेयर होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें हमें जल्दी से समझ नहीं पाते हैं, तो इसको थोड़ा अच्छे से समझना। लुईस बेस, सॉरी लुईस एसिड, यानी जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। अच्छा, एक चीज तो हमें ध्यान में आना चाहिए कि लोन पेयर को अगर एक्सेप्ट करना है तो हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, खाली जगह होना चाहिए। मान लो हमारे घर कोई गेस्ट आ गए, तो गेस्ट आने के लिए हमारे पास वैकेंट रूम होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से अगर मान लो कोई लोन पेयर डोनेट किया, तो डोनेट जब करेगा तो इनके पास, मान लो ए है, तो इनके पास खाली वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, पूरी की पूरी वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो तभी तो ये लोन पेयर को क्या कर पाएगा, गेन कर पाएगा। अगर वो नहीं गेन कर पा रहा है, यानी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो नहीं गेन कर पाएगा। यानी लुईस बेस में लोन पेयर होना चाहिए जो कि साफ साफ हमें दिखता है, लेकिन हमें लुईस एसिड के लिए वैकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है जो कि हमें डायरेक्ट नहीं दिखेगा। तो हमें कैसे समझ में आएगा कि वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ध्यान से समझना कि इसके पास पहला तो ये होना चाहिए कि वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर वैकेंट ऑर्बिटल है
तो ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। तो हमें कैसे समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ वैकेंट ऑर्बिटल है? तो सबसे पहले हम सेकेंड पीरियड को लेकर चलते हैं। सेकेंड पीरियड में लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरॉन होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन होता है। अब ध्यान देना, मैं कई बार केमिकल बॉन्डिंग इस बात को डिस्कस किया हूं कि बेरिलियम बॉन्ड बनाने के बाद, चलो एक बार देख भी लेते हैं, बेरिलियम 1s2 और 2s2, मुझे ये बताओ बेरिलियम कितना बॉन्ड बनाता है? बेरिलियम कितना बॉन्ड बनाता है? हाउ मच बेरिलियम विल फॉर्म बॉन्ड? बेरिलियम कितना बॉन्ड बनाता है? कोई एक 4 बोला, 4 थोड़ा ना बनाता है, 2 बनाता है। तो देखो यहाँ पर ये 2p2 है और यहाँ 2p क्या है? 0 है। तो ध्यान से समझना, ये H2 है, ठीक है। अभी तो ये दोनों क्या है? पेयर्ड है। मैं समझा रहा हूं, तुम्हें लिंक कर रहा हूं, ध्यान से समझना। और ये P0 है। अब ये जंप करके यहां चला जाता है और यही बेरिलियम, बेरिलियम के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यही 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल रह गया है, ठीक है। तो नॉर्मल केस में बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाता है और इसके पास 2 वैकेंट, 2 वैकेंट ऑर्बिटल रह गया है। इसलिए ये अगर सामने वाला लोन पेयर देगा तो इस लोन पेयर को इस बॉक्स में वो रख पाएगा। अच्छा, लोन पेयर को रखने के लिए ऐसा नहीं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल खाली होना चाहिए। मान लो अमोनिया ने अपना लोन पेयर दिया, तो लोन पेयर के लिए बिल्कुल ये स्पेस खाली होना चाहिए, इसमें नहीं जाएगा लोन पेयर, क्योंकि अपने आप में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल खाली होना चाहिए। तो यहां पर इसके पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल है, ये सामने वाला से लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो याद रखना, बेरिलियम 2 बॉन्ड बनाता है और 2 वैकेंट ऑर्बिटल होता है जो कि लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। इसीलिए मैक्सिमम 2 कोवैलेंट बॉन्ड, 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा और 2 जब ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो कोऑर्डिनेट बना देगा, तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यानी एक्सट्रीम कंडीशन में। इसका मतलब मैक्सिमम कोवैलेंसी, मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होगा, यानी 4 बॉन्ड बनाए। ऐसे नॉर्मल कोई क्वेश्चन पूछे कि बेरिलियम कितना बॉन्ड बनाता है तो हम 2 बोलेंगे, बेरिलियम कितना बॉन्ड बनाता है हम 2 बोलेंगे। लेकिन और उसने ये बोला कि मैक्सिमम कोवैलेंसी कितना है, तो हम उसको बता देंगे, या क्वेश्चन में आएगा तो कि 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा और 2 वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा। इस तरह से 2 कोवैलेंट बॉन्ड और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तो टोटल 4 मैक्सिमम कोवैलेंसी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखोगे, ये मैं तुम्हें विजुअलाइज के लिए बताया, इसको जल्दी से नोट डाउन करो और इन्हीं सब चीजों को नोट डाउन किया जाता है ताकि हमें लिंक हो पाए। तो तुम्हें दिखना चाहिए कि हाँ वैकेंट ऑर्बिटल है यहाँ पे, ये नहीं कि बस याद कर लिए कि वैकेंट ऑर्बिटल है, जहां यूज करने के लिए बारी आए वहां हम याद ही नहीं है कि वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो ये तुम्हें आंख के सामने दिखना चाहिए कि हाँ ऐसे वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं इसके पास जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। इसीलिए बेरिलियम के द्वारा बना गया कंपाउंड लुईस एसिड के नाम से जाना जाएगा। तो बेरिलियम के द्वारा बनाया गया कंपाउंड, जैसे मान लो BeCl2 है, ये जितना भी कंपाउंड हम बेरिलियम के द्वारा बनाएंगे वो सब के सब लुईस एसिड के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए खाली जगह है, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर तो मैं डायरेक्ट लिख दिया कि वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये केवल जानने से नहीं होगा वैकेंट ऑर्बिटल है, तुम्हें जानना ही पड़ेगा कि रियली में कैसे वैकेंट ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि बेरिलियम के 2 वैकेंट ऑर्बिटल है और इसी में वो अपना लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, वो लिथियम के पास नहीं होता है। चलो इसको लिख लिए होगे और ये सब चीजें नोट डाउन भी किया करो, ऐसा नहीं कि बैठे हुए हैं, ये सारे चीजें नोट डाउन करना है। बोरॉन के पास आते हैं, बोरॉन के बारे में अगर हम देखेंगे तो 1s2 2s2 और 2p1 होता है, ठीक है। 5 होता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है।
हम जानते हैं कि बोरॉन 3 बॉन्ड बनाता है, तो 3 अनपेयर्ड होना चाहिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ से जंप करके यहाँ चला जाएगा और ये 3 बॉन्ड बना देगा। 3 बॉन्ड बनाने के बाद इस बोरॉन बाबा के पास, ये बाबा है, इस बाबा के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल रह जाता है। ठीक है, तो ये बाबा अब सामने वाला अगर कोई लोन पेयर देगा तो ये बाबा के पास लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए स्पेस है, वैकेंट ऑर्बिटल है, और ये बाबा आसानी से उस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेंगे। और जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे हम उसको लुईस एसिड के नाम से जानेंगे। यानी बोरॉन के द्वारा बनाया गया हर कंपाउंड, बोरॉन के द्वारा बनाया गया हर कंपाउंड क्या होगा, लुईस एसिड होगा, क्योंकि इस बाबा के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो हमें यही सबसे ज्यादा लुईस एसिड में प्रॉब्लम ये होता है कि हमें वो वैकेंट ऑर्बिटल दिखता ही नहीं है कि किसमें वैकेंट ऑर्बिटल है किसमें नहीं है। वो हमें आधे अधूरे जानकारी होता है कि हमें ये दिख ही नहीं रहा है कि बेरिलियम के पास है या नहीं है, बोरॉन के पास है या नहीं है। तो बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है और ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम कार्बन के पास जाएं तो कार्बन के पास होता है 1s2 2s2 2p1 सॉरी 2p2। अगर हम आउटर सेल में देखें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो ये इलेक्ट्रॉन जंप मार के यहाँ जाएगा। अच्छा, इनके पास चाह के भी अब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं बचा है, तो यानी पीरियड नंबर सेकेंड में अब किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। इस बात को विशेष ध्यान में रखोगे कि पीरियड नंबर सेकेंड में केवल और केवल बेरिलियम और बोरॉन बेब इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, बाकी किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। और अगर नॉर्मल हम बोरॉन के बारे में बात करें तो बोरॉन तीन बॉन्ड तो बनाएगा, साथ ही साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यानी 3 कोवैलेंट बॉन्ड, 3 कोवैलेंट बॉन्ड, 3 कोवैलेंट बॉन्ड प्लस 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी इसका मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 हो जाएगा, मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 हो जाएगा। ये सब चीजें याद करके रखना है, लिंक करना है। तो इसीलिए बोरॉन के द्वारा बनाया गया हर कंपाउंड क्या होगा, एक वैकेंट ऑर्बिटल छोड़ के जाएगा और वो वैकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास जगह है। तो अब हमें रटने के बजाय थोड़ा समझ के हमें चीजों को ध्यान में रखना है कि पीरियड नंबर सेकेंड में किस 2 एलिमेंट को छोड़ के, बेब को छोड़ के, यानी बीईबी, बेरिलियम और बोरॉन को छोड़ के किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। तो किसी के द्वारा बनाया गया अगर कंपाउंड दे दिया जाए तो वो लुईस एसिड नहीं कहलाएगा, बेरिलियम और बोरॉन को छोड़ के। क्या ये बातें क्लियर हो गई? तो ये बार बार चीजें, कई बार मैं इस चीज को इंडिकेट कर चुका हूं कि बेरिलियम और बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इसलिए वो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए लुईस एसिड कहलाएगा। ठीक है, बाकी सेकेंड पीरियड के पास किसी के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता है। अब आते हैं थर्ड पीरियड के पास। थर्ड पीरियड, तो ये तो आयनिक है, इसको छोड़ दो, सोडियम मैग्नीशियम ये तो आयनिक है, इसको छोड़ो। अल्युमिनियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। अब देखो थर्ड पीरियड में हमें देखने की जरूरत नहीं है, सेकेंड पीरियड में हमें लोचा होता है, इस लोचा को हमने खत्म कर दिया। अब थर्ड पीरियड में कोई लोचा नहीं है, इसमें डायरेक्ट हम बोलेंगे कि सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। देख भी सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। क्यों सबके पास हमने बोल दिया? क्योंकि इसके पास डी आ गया और डी 0 है, इन सबके पास डी होगा, इनमें डी नहीं होता है, 2p तक ही होता है। तो डी आते ही इसका रंग रूप बदल देता है ये, और इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो जाते हैं क्योंकि पूरा का पूरा खाली है। तो अल्युमिनियम के द्वारा बनाया गया कंपाउंड, ये लोचा थर्ड पीरियड में नहीं है, इनके सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। कोई भी अगर कंपाउंड बनाता है सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, यानी अल्युमिनियम के द्वारा बनाया गया कंपाउंड, सिलिकॉन के द्वारा बनाया गया कंपाउंड, फास्फोरस के द्वारा बनाया गया कंपाउंड, सल्फर के द्वारा बनाया गया कंपाउंड,
क्लोरीन के द्वारा बनाया गया कंपाउंड, सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। यहां तक कि इसके नीचे जितने भी आएंगे, बैंगन, आलू, गाजर, इंथैला, कहे शिव जी, सुनो, पार्वती, बैंगन, आलू, गाजर, इंथैला, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। टीन, टीन का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो टीन SnCl2 या SnCl4 दोनों लिख सकते हैं। SnCl4 सल्फर के द्वारा बनाया गया कंपाउंड SF4, ठीक है। न्यूजीलैंड पर सब भिखारी, ओल्ड स्टाइल से टीपो, टेरेलियम के पास भी, यानी सबके पास, नीचे वाला के पास कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि टेरेलियम के पास होगा कि नहीं होगा, होगा। डी ब्लॉक के अगर एलिमेंट्स है FeCl3, इनके पास ऑलरेडी वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, इनमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें इसमें डाउट आना चाहिए कि इनके पास नहीं होता है, इसके पास होता है। तो मैं बता दिया किसके किसके पास होता है, ठीक है। प्रॉब्लम आती है सेकेंड पीरियड में, तो सेकेंड पीरियड में बेरिलियम और बोरॉन के पास होगा, बाकी किसी के पास नहीं होगा। थर्ड पीरियड में सबके पास होगा, ये नीचे जितने भी होते हैं सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, तो उनके द्वारा बनाया गया कंपाउंड एक वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करेगा, और वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। इस वजह से इनके कंपाउंड जो होते हैं वो टेरेलियम है, इनके कंपाउंड जो होते हैं वो लुईस एसिड के नाम से जाना जाएगा। ये चीज याद रखना, क्योंकि ये दिखता नहीं है जल्दी से कि किसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो सेकेंड पीरियड में बेरिलियम और बोरॉन लिख लेना, और थर्ड पीरियड से नीचे सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो उनके कंपाउंड लुईस एसिड के नाम से जाना जाएगा। ये तो पहला तरीका हुआ, हमने वैकेंट ऑर्बिटल के नाम पे देखा कि वो लुईस लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। सेकेंड अगर बात करें, जिसके पास केटायन होता है, जो केटायन यानी जो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव चार्ज वाला क्या होगा, निगेटिव चार्ज वाला लुईस बेस होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज वाला जो होता है वो क्या होता है, लुईस एसिड होता है। कैसे, एक चेक कर लेते हैं। ये CH3+ है, अब इसको रटना भी नहीं है कि कैसे कैसे हो गया ये, तो ध्यान देना। यहाँ कार्बन अगर हम बोले तो 1s2, 2s2 और 2p2 6 होता है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाएगा। अब यहाँ ध्यान से समझना, C पे प्लस है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन को हटा देगा ये। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बनाया है, हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बनाया है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये वाला है, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला है और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला है। अब ये 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो गया, और नहीं तो दूसरा तरीका से समझना है तो कार्बन पे प्लस लगते ही क्या बन गया, बोरॉन बाबा बन गए, उनका कॉन्फ़िगरेशन बोरॉन के जैसा हो गया। और बोरॉन पे तो हम जानते ही है कि वैकेंट ऑर्बिटल होता है, नहीं तो देखना है तो यहाँ से भी देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पे 3, क्योंकि एक लूज कर दिया है। तो एक वैकेंट ऑर्बिटल कैसे क्रिएट हो गया, यानी प्लस आते ही उनके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो गया। तो कोई ऐसा रटना नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम उसको लुईस बेस बोलेंगे। आखिर क्यों बोलेंगे, उसका रीजन ये है कि पॉजिटिव आते ही उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट कर देता है, यानी कहीं ना कहीं उसका आंसर इसी में छिपा हुआ है। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब हुआ कि वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट कर दिया, इस वजह से ये लुईस एसिड के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। ये मैंने एक एक्सप्लेन किया, इस बात पर ध्यान रखना कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट होता है, और वो वैकेंट ऑर्बिटल लोन पेयर को, यानी जो वैकेंट ऑर्बिटल दिखता हमें नहीं है, यहां भी नहीं दिख रहा था, और ये पॉजिटिव चार्ज आते ही ये हमें नहीं दिख रहा था, तो जो दिख नहीं रहा है उसको हमें ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें H+, तो H+ के बारे में तुम क्या सोचते हो, इसके पास अब एक भी इलेक्ट्रॉन है, 1s0 है, यानी सोचो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल आ गया। 1s0 का मतलब क्या हुआ, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो H+ एक्ट एज ए लुईस एसिड, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल आ गया। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर इसी में छिपा हुआ है।
अगर हम बात करें Ag प्लस, देखो कोई भी अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट लिया जाए और उस पे केटायन है Ag प्लस, कॉपर प्लस, आयरन प्लस 2, आयरन प्लस 3, सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना तय है। Ag प्लस, कोबाल्ट प्लस 3, CH3, CH2 प्लस, देखो ये वाला इसी से जनरेट हुआ है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा CH3 जोड़ दिया है, ठीक है। आयरन प्लस 3, कॉपर प्लस 2, निकेल प्लस 2, अल्युमिनियम प्लस 3, सोडियम प्लस, ये जितने भी केटायन है, तो रटने के बजाय थोड़ा सा इसको समझना भी है। कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल कैसे है? कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास ना, ये वाला बोल रहे हो ना, ओमकार, ये वाला बोल रहे हो CH3 प्लस वाला ना। ओके, देखो यहाँ पे CH3 प्लस, तो बॉन्ड हम ऐसे बनाएंगे ना, बॉन्ड ऐसे बनाएंगे हम, 3 ही बॉन्ड बनेगा ना। पहले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन निकाल दो, 1s2, 2s2 और 2p2, 2 होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ठीक है। नॉर्मली कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को जंप होकर यहाँ जाना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पर क्या है, कार्बन प्लस है, तो कार्बन प्लस का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ वाला में से एक लूज कर देगा ये, क्योंकि इसको प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना है। अब यहाँ पर कार्बन जो है, ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन, ये 3 बॉन्ड बनाने में बिजी हो गए ना। अब 3 बॉन्ड बनाने के बाद एक क्या हो गया, बोरॉन के जैसा ये दिख रहा है। 3 बॉन्ड बनाने के बाद एक वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास रह गया है, एक वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास रह गया है, तो इसलिए, और दूसरे तरीके से मैं कैसे बताया कि कार्बन पे प्लस लगते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, बोरॉन के जैसा हो जाएगा ना, बोरॉन के जैसा। कार्बन पे प्लस लगते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, बोरॉन के जैसा। अब बोरॉन के पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो वो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। बाकी किसी केटायन में डाउट नहीं है ना, सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा। डी ब्लॉक के कोई भी एलिमेंट्स के पास अगर केटायन है तो वो वैकेंट ऑर्बिटल होगा, और उसको हम लुईस एसिड के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो ये खासकर बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक में भी आएगा, तो मैं वहां डायरेक्ट बोल दिया करूंगा कि देखो यहाँ पर CH3 प्लस में वैकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस बात को, क्योंकि ऑर्गेनिक अगर तुम्हें समझना है तो इन सब केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रांग होना चाहिए कि कहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है, कौन कितना बॉन्ड बनाएगा, कौन लूज करने वाला है, कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तब जाके ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म समझ में आएगा। ये बातें क्लियर हो गया होगा कि हम सेकेंड पॉइंट हमने बता दिया, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो वैकेंट ऑर्बिटल दिखता नहीं है तो उसको तुम्हें देखना पड़ेगा, जो चीज नहीं दिखता है वो हमें उसको देखना पड़ेगा। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, उनके पास भी हमें देखना पड़ेगा कि कैसे उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तीसरा है, थर्ड वन, अब यहां पर लुईस ने एक बार और बताया कि जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल बोले तो सल्फर, कार्बन, क्लोरीन, ठीक है, नाइट्रोजन, इनके जितने भी ऑक्साइड है, यानी जो मल्टीपल बॉन्ड है इनमें, इनके जितने भी मल्टीपल बॉन्ड है, जैसे मॉलिक्यूल्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड अदर देन कार्बन, molecules having multiple bond other than carbon। तो कार्बन वाला में क्या है, वो लुईस बेस बन जाता है, इसमें मल्टीपल बॉन्ड SO2, इसमें मल्टीपल बॉन्ड है CO2, SO3, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन, फास्फोरस P4O10,
Cl2O7 क्लोरीन के ऑक्साइड। ये जितने भी है NO2, ये जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड है वो सब के सब लुईस बेस के नाम से जाना जाए, सॉरी लुईस एसिड के नाम से जाना जाएगा। तो नॉन मेटल विच कंटेन मल्टीपल बॉन्ड, क्योंकि ये देखो मल्टीपल बॉन्ड का मतलब फिर से आ गया यहाँ पे, ये बॉन्ड टूटेगा, प्लस माइनस जनरेट होगा और ये माइनस लोन पेयर डोनेट करेगा, तो सॉरी ये इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल आ जाएगा, इसके वजह से ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए इसके पास कैपेबिलिटी आ जाती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लुईस एसिड। ठीक है, लुईस एसिड कहलाएगा। तो 3 कैटेगरी हमने बताया। फोर्थ वन कैटेगरी एक और है और सिंपल सा है कि जो एटम 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में होल्ड करता है, यानी हम इसमें लिख लेंगे द एटम विच कंटेन, फोर्थ कैटेगरी में द एटम विच कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, यानी वो एटम जो आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करता है, वो भी अब 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के उसके पास क्या है, कैपेबिलिटी है, वो 2 इलेक्ट्रॉन सामने वाला से गेन कर सकता है, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है और अपना ऑक्टेट क्या कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। तो इस केस में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, ये जितने भी एलिमेंट्स है वो हम इसको लुईस एसिड के नाम से जानेंगे। ये 4 कैटेगरी ध्यान में रखोगे, खासकर लुईस एसिड वाला थोड़ा ज्यादा कंसेप्चुअल है, इसको अच्छे से पकड़ बना के रखोगे। लुईस एसिड वाला, लुईस बेस में तो कोई लोचा नहीं है, इसमें थोड़ा सा लोचा है, तो लोचा को ध्यान में रखना है। और 4 कैटेगरी हमने बता दिया। पहला जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, दूसरा जो केटाइन होगा, ठीक है, तीसरा नॉन मेटल के मल्टीपल बॉन्ड, और चौथा जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखोगे। बातें क्लियर हो गया? अब इतना क्लियरिटी होने के बाद भी हम क्वेश्चंस को गलती कर देंगे, कैसे? तो ध्यान देना यहाँ पे, ये लिख लिए होगे, ध्यान देना यहाँ पे। अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ, हमने तो बोला कि जिसपे प्लस चार्ज अगर होगा तो प्लस चार्ज अगर है तो क्या है, लुईस एसिड है, क्योंकि वो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो बताओ H3O प्लस क्या है, हाइड्रोनियम आयन, और अमोनियम आयन क्या है, हाइड्रोनियम आयन क्या है और अमोनियम आयन क्या है। क्योंकि हमने अभी अभी बोला कि जिसके पास प्लस चार्ज है वो लुईस एसिड के कैटेगरी में आएगा। तो एक क्वेश्चन तुमसे उठा के पूछ देगा, उसी में 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये भी डाल देगा, तो तुम उस समय चक्कर में पड़ जाओगे कि प्लस है तो हमने प्लस को रखना है लुईस एसिड में, तो ये गलती हो जाएगा। ध्यान देना, ये लुईस एसिड नहीं है। क्यों नहीं है तो उसका लॉजिक समझो। यहां पर लगा हुआ है प्लस और यहां पर हाइड्रोजन जो है 3 बॉन्ड बनाया है, हाइड्रोजन 3 बॉन्ड बनाया है। ये ऐसा सोच लो कि ऑक्सीजन में प्लस लगने के बाद ये कैसा ट्रीट होने लग गया, नाइट्रोजन के जैसा, और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और एक लोन पेयर होता है। तो उस केस में इसका 2, 2, 4, 6 और 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। ऐसे 2 हमें केटायन देखने को मिलते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, बाकी ऐसा कोई भी केटायन हमें देखने को नहीं मिलेगा जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ये ऐसे 2 केटायन हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है। अच्छा, जब ऑक्टेट कंप्लीट है तो इसको लेने और देने से क्या मतलब है, फिर क्यों लेना चाहेगा ये? और ऐसे भी नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता नहीं है, क्योंकि O प्लस पे लगाते नाइट्रोजन बन गया। तो ये हाइड्रोनियम आयन नेवर एक्ट एज ए लुईस एसिड because its octet is completed and there is no vacant orbital
दैट्स वाई इसके पास कोई लोन पेयर लेने के लिए जगह नहीं है, इसीलिए ये कभी भी लुईस एसिड के जैसा ट्रीट नहीं करेगा। नाइट्रोजन पे प्लस लगा दो और 4 बॉन्ड बना दो, बताओ नाइट्रोजन में प्लस लगाते कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसा हो जाएगा? कार्बन के जैसा। और ये सोचोगे अगर तुम, ये अमोनियम आयन इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 2 4 6 8, इसका 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए ये लोन पेयर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये जब लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं तो लुईस एसिड कभी सपने में भी हम नहीं बोलेंगे कि लुईस एसिड भी है। तो अभी अभी हमने तुमसे क्या बोला कि जहां पर प्लस चार्ज है यानी केटायन है वो लुईस एसिड है, लेकिन दो ऐसे केटायन है H3O+ और NH4+ जो कभी भी लुईस एसिड की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करते नहीं है। क्या बातें क्लियर हो गई? और ये तुम्हें वॉल्यूम में क्वेश्चंस में मिलेगा इसका। ओके, तो जल्दी से इसको राइट डाउन करो, फिर आगे हम अभी पॉइंट्स बाकी है लुईस एसिड लुईस बेस का, उधर 2-4 लेक्चर 2 दिन से बेकार हो गया, 3 लेक्चर लगभग मान के चलो कि बेकार ही हो गया वो, तब से खत्म हो गया होता। अभी और इसमें पॉइंट्स बाकी है। हाँ, लुईस एसिड लुईस बेस हो गया, लेकिन अभी और पॉइंट्स हम आगे बात करेंगे, क्योंकि तुम क्वेश्चंस बनाओगे तभी डाउट आएगा, उस डाउट को अभी खत्म करेंगे। अभी ये तो हमने रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई करने के लिए बोला, अब हमें इसके आगे और क्वेश्चंस को, ताकि डाउट ना आए, वो भी मैं करवा रहा हूँ। फिर करने के बाद हम लगभग हाफ एन आवर में हो जाएगा, उसके बाद हम वॉल्यूम के कल क्वेश्चंस करके लाओगे एसिड और बेस वाला, 1 से लेके 50-60 तक है कंसेप्चुअल में, ठीक है। तो ये हो गया, अब मैं हटाता हूँ इसको। अब हेडिंग डालना लिमिटेशन ऑफ लुईस एसिड, क्योंकि अभी क्वेश्चंस पूछेगा। लिमिटेशन ऑफ लुईस एसिड बेस, लिमिटेशन ऑफ लुईस एसिड बेस कंसेप्ट, लिमिटेशन ऑफ लुईस एसिड बेस कंसेप्ट, दो पॉइंट। ये चैप्टर कंप्लीट होने में टाइम लगेगा अंकुश, क्योंकि ये चैप्टर बहुत भारी भी है, और थोड़ा चैप्टर को हम आसानी से न्यूमेरिकल्स को लेके चलेंगे हम, ठीक है। केवल थ्योरी पढ़ा के नहीं चलेंगे, थ्योरी पढ़ा के चलेंगे तो बहुत 1-1.5 वीक में खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका कोई मीनिंग बनेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस अटेम्प्ट होगा नहीं, फिर पढ़ने का क्या फायदा। इसीलिए एक कंसेप्ट पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस बनवाएंगे, फिर एक नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस बनवाएंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेंगे ताकि कंसेप्ट इसका अच्छा क्लियर हो जाए, नहीं तो बाद में फिर तुम्हें पछताने लगोगे कि हमने क्वेश्चंस ही नहीं किया। तो ड्रॉप इसका लिमिटेशन में लिखना पहला पॉइंट कि लुईस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन, लुईस थ्योरी, और एक एक पॉइंट जो लिखवा रहा हूं सोच लेना कि क्वेश्चन है, जो मैं थ्योरी में लिखवा रहा हूं सोच लेना एक अपने आप में क्वेश्चन है, वॉल्यूम में क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें। लुईस थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन, could not explain the strength of acid and base। यानी लुईस जो थ्योरी था, ये क्वेश्चन तुम्हें वॉल्यूम में मिलेगा भी, लुईस जो थ्योरी है वो एसिड बेस के स्ट्रेंथ को, कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, वो इस चीज को वो कंपेयर नहीं करता, एक्सप्लेन नहीं करता है, लेकिन अर्हनियस और ब्रोंस्टेड करते हैं। अर्हनियस और ब्रोंस्टेड कुड एक्सप्लेन। तो इस बात को अच्छे से केयर करके रखना है कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, इस बात को लुईस एक्सप्लेन नहीं करता है, लेकिन अर्हनियस करता है, ठीक है। तो इस पॉइंट में इतना ही लिखने हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे
नेक्स्ट है ऑल लुइस बेस आर ब्रोस्टेड लोरी बेस and similarly all bronsted lower base are Lewis base. All Lewis acid are not Bronsted Lowry acid. Bronsted Lowry acid and similarly all Bronsted Lowry acid are not Lewis acid. ठीक है, क्या बोल रहा है इस पॉइंट को समझे हम पहले। कह रहा है पहले समझ लो, ऑल लुइस बेस बोले तो जहां पर लोन पेयर है, जहां पर मल्टीपल बॉन्ड है, जहां पर माइनस है, आर ब्रोस्टेड लोअरी बेस, यानी जितना भी लुइस बेस है वो सब के सब H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए वो ब्रोस्टेड लोअरी बेस कहलाएगा। और जितना भी ब्रोस्टेड लोअरी है बेस वो लुइस बेस कहलाएगा। यानी सारे लुइस बेस ब्रोस्टेड हो सकते हैं और सारे ब्रोस्टेड लुइस हो सकते हैं। ठीक है, बेस के केस में यानी जिसके पास लोन पेयर है वो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, जिसके पास माइनस है वो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। तो ये तो बातें क्लियर हो गई कि सारे लुइस बेस ब्रोस्टेड हो सकते हैं और सारे ब्रोस्टेड बेस लुइस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सारे लुइस एसिड ब्रोस्टेड लोरी एसिड नहीं हो सकता है। ये क्या बात बोल दिया, कोई एग्जांपल? जो लुइस एसिड तो है लेकिन वो ब्रोस्टेड एसिड नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मान लो CO2 तो CO2 क्या है? लुइस एसिड है ना, लेकिन ब्रोस्टेड एसिड है क्या? क्या ये H प्लस को लूज करेगा क्या? तो नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास H प्लस है ही नहीं। तो CO2 इज ए लुइस एसिड बट नॉट ए ब्रोस्टेड लोअरी एसिड। तो इस बात को तुम्हें मीनिंग निकाल के और इसका आंसर करना है। BF3 भी है, BF3 एक लुइस एसिड है लेकिन वो ब्रोस्टेड नहीं है, लेकिन यहां पर है, यानी कि सारा लुइस बेस ब्रोस्टेड हो सकता है और सारा ब्रोस्टेड लुइस बेस भी हो सकता है, लेकिन सारा लुइस एसिड ब्रोस्टेड नहीं हो सकते हैं और सारा ब्रोस्टेड भी लुइस नहीं हो सकता है। वाइस वर्सा दोनों ही सही है, और इस चीज को क्वेश्चंस में पूछेगा कि बताओ CO2 इज ए एसिड अकॉर्डिंग टू। तो बेस जब देगा, जैसे हमने उस समय बात किया था आते आते, अमोनिया पर हमने विशेष बातें किया था। अमोनिया के पास लोन पेयर है तो ये लुइस बेस है। अच्छा, जब लुइस बेस है तो ऑब्वियस सी बात होगा कि ब्रोस्टेड लोअरी भी होगा 100%। इसका मतलब अमोनिया इज ए लुइस बेस एंड ब्रोस्टेड लोअरी बेस भी है, लेकिन अर्हनियस के अकॉर्डिंग नहीं है। ये मैं बात आते आते लिखवाया था। तो जो बेस है वो दोनों के अकॉर्डिंग होंगे, लेकिन एसिड है तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों के अकॉर्डिंग होंगे। एक के अकॉर्डिंग हो सकता है, दूसरे के अकॉर्डिंग ना हो। ये बात क्लियर हो गया होगा, लिख लिए।
तो यहां पर हमने इस ड्रॉबैक के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। इसके बारे में हम बात करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। तो थोड़ा ध्यान देना इधर, न्यूट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट। न्यूट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट, न्यूट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट। जब एसिड और लुईस एसिड और लुईस बेस जब मिलते हैं तो यहां हम सॉल्ट नहीं बोलेंगे, एडक्ट के नाम से जानते हैं हम। जैसे मान लो अमोनिया है, अमोनिया और BF3, लुईस एसिड लिखना है, इसको पहले BF3 लिख देते हैं और अमोनिया लिख देते हैं। अब ये इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और इसके पास लोन पेयर है, तो ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा BF3 को, और BF3 लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है और ये लोन पेयर डोनेट कर दिया। और इस तरह से एक लुईस एसिड और लुईस बेस मिल गए, तो हम इसको सॉल्ट नहीं बोल के हम इसको एडक्ट बोलते हैं। इन लुईस एसिड एंड बेस उस सॉल्ट को हम एडक्ट के नाम से जाना जाता है। तो लुईस एसिड एंड लुईस बेस व्हेन कंबाइंड टू ईच अदर देन इट फॉर्म सॉल्ट, यानी एडक्ट, यानी वो एडक्ट बनाएगा। बातें हो गई होगी क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट ही पॉइंट है, ये सब मैं पॉइंट इसलिए बता रहा हूं तुम्हें क्वेश्चंस जब बनाओ तो उसमें कंफ्यूजन ना हो। ध्यान देना। अब नेक्स्ट पॉइंट, और जितना भी मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं सोच लो अपने आप में एक क्वेश्चन है नहीं, वॉल्यूम बनाओगे तो मिलेगा भी। ध्यान देना इधर। नेक्स्ट हम थोड़ा सा एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में कंपेयर करते हैं। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, हम थोड़ा सा एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में कंपेयर करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा BF3 BCl3 और Br3 और BF3। दूसरा क्वेश्चन हमारा HF HCl HBr और HI। तीसरा हमारा क्वेश्चन है H2O H2S H2TE H2PO। सेलेनियम और टेलेनियम। फोर्थ है CH4 NH3 H2O HF। फिफ्थ है कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है NF3 NCl3 NBr3 और NI3। इनमें हमें कंपेयर करना है कि कौन बेसिक ज्यादा है। तो ये एसिडिक नहीं करना है, ये बेसिक करना है। अब ध्यान से समझना। साक्षी बिल्कुल सही है। एक मिनट, ये BF3 ने BI3 है। उसके बाद एक और है 6 नंबर HClO4 HClO3 HClO2 और HClO। ध्यान समझना, मैं 1 बाय 1 सबका एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, लेकिन एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है और एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझना क्योंकि इसका लॉजिक भी मैं बता रहा हूं। तो इनमें अगर देखोगे तो सबसे अच्छा, और ये क्वेश्चन कई बार नीट जेईई में भी आया हुआ है, सबसे अच्छा लुईस एसिड ये है। और तुम लिखते भी चलना ये लुईस एसिड क्यों है सबसे। ध्यान देना BF3। अब यहां पर ध्यान देने वाला बात यह है, और मैं एक लास्ट वाला लिख रहा हूं बस। ध्यान देने वाला बात यह है कि यहां पर ये लुईस एसिड क्यों बोला गया है, क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ड्यू टू वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है। अब इनके पास होता है लोन पेयर, तो ये यहां से बैक बॉन्डिंग बनाता है।
इनके पास होता है लोन पेयर, ये यहां से बैक बॉन्डिंग बनाता है। अब बैक बॉन्डिंग बनाने के लिए ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है 2p का है, अभी बताया था, और ये जो लोन पेयर है ये 2p का है। हम इसमें बोल सकते हैं कि 2p और 2p में बीबी बन रहा है। बीबी मतलब वो नहीं, बीबी मतलब बैक बॉन्डिंग, ठीक है। और यहां पर जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो 2p का है, और ये जो लोन पेयर है वो 5p का है। तो यहां पर 2p और 5p में बीबी बन रहा है। तो हम जानते हैं कि यहां पर ये 2p और 2p में एक अच्छे से बैक बॉन्डिंग बनेगा, यहां गुड बैक बॉन्डिंग यानी गुड बीबी, और यहां पर नॉट गुड बीबी। तो ये जब अपना बैक बॉन्डिंग बनाएगा तो ये अपना जो लो वैकेंट ऑर्बिटल है वो भरने लग गया, उसका स्ट्रांग होता है, ये भरने लग जाएगा। और जब भरने लग जाएगा तो अपना आइडेंटिटी यानी अपना पहचान किसके वजह से था, इसका वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से। ये जब भरने लग जाएगा तो फिर वैकेंट ऑर्बिटल धीरे धीरे भरने जब लग जाएगा तो इसका एसिड स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और ये खाली रहेगा। तो इसके वजह से ये अपना आइडेंटिटी बचा कर रखेगा और ये अच्छा एक लुईस एसिड के नाम से जाना जाएगा। तो हम बोलेंगे एक लाइन में, मैं अगर आंसर बोलूं तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग स्ट्रांग बनेगा, यहाँ बैक बॉन्डिंग वीक बनेगा। बैक बॉन्डिंग की वजह से ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो भरने लग जाएगा और ये खाली रहेगा। इसके वजह से खाली वाले को हम बोलेंगे कि ये अच्छा लुईस एसिड है। बात क्लियर हो गया तो लिख लेना, ठीक है। पहला का एक्सप्लेन मैं कर दिया, फिर सेकंड का भी करूंगा। तो लिखो जल्दी से, एक्सप्लेनेशन भी लिखना है, ये नहीं कि केवल जान गए कि इसका होता है। जल्दी से एक्सप्लेनेशन लिखो। राइट डाउन एक्सप्लेनेशन फटाफट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ये लिख लिए सर, मीन्स वीक बैक बॉन्डिंग देन स्ट्रॉन्ग एसिडिक। हाँ, सोचो क्यों, जब बनेगा तो खाली रहेगा ना, और ये खाली की वजह से तो इसको लुईस एसिड बोलते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल होगा तभी तो लुईस एसिड बोलते हैं। तो ये तो वैकेंट इसका भरने लग गया ना, ये तो खुद अपने में भर दिया इसको। जब हमारे पास खाली घर होगा तब मैं अपने रिलेटिव को लाऊंगा। जब मेरे घर वाले ही भर देंगे रूम तो मैं रिलेटिव को क्या लाऊंगा, तो इसके घर वाले ही इसको भर दिए। तो ये दूसरे से लेने के लिए उतना एक्सेप्टेबल नहीं होगा, जबकि ये उतना ज्यादा इसको भर नहीं पा रहा है। नहीं भर पा रहा तो सामने वाला जब लोन कर देगा तो बोलेगा मैं बिल्कुल अभी खाली हूं, दे दो मेरे को इलेक्ट्रॉन, ले लेगा। इसीलिए जिसमें वीक बनेगा उसमें स्ट्रॉन्ग क्या होगा, लुईस एसिड होगा। ये लिख लिए होगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर देख, नेक्स्ट है HF, HCl, HBr और HI, और इसका आंसर है HI। अब ऐसा क्यों, तो पहले ये अपना HF लूज कर देगा, और लूज करने के बाद
अब ये सोचना, लूज करने के बाद इसका स्टेबिलिटी चेक किया जाता है। ध्यान से समझना का एक पॉइंट, स्टेबिलिटी चेक किया जाता है और स्टेबिलिटी आता है आई माइनस का। आई माइनस का क्यों आता है और स्टेबिलिटी क्यों चेक करते हैं, दो हमारा क्वेश्चन है। ध्यान देना, यहां हम यहां स्टेबिलिटी चेक करेंगे, जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं उसी पे ध्यान देना। हम यहां इसका स्टेबिलिटी चेक करेंगे और स्टेबिलिटी इसका ज्यादा है। दो बात हमारे मन में डाउट है कि स्टेबिलिटी क्यों चेक करेंगे और इसका स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा है। तो पहले ध्यान से समझना कि इसका स्टेबिलिटी क्यों ज्यादा है। इसका साइज ज्यादा है। साइज ज्यादा होने की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन्स को जब एक्सेप्ट करेगा तो इसमें रिपल्सन नहीं होगा। साइज ज्यादा होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन को जब ये एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो इनमें रिपल्सन नहीं होगा। जबकि फ्लोरीन का साइज छोटा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से, साइज कम होने की वजह से इनमें रिपल्सन होने लगेगा, रिपल्सन होने लगेगा, इसीलिए ये स्टेबल है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी क्यों चेक किया जा रहा है। अब सोचो कि इसको H+ को रिलीज करना है, सबको H+ को रिलीज करना है। अगर मेरे पास एक फ्रेंड है, अगर मैं उससे अपना फ्रेंडशिप तोड़ के मैं स्टेबल अगर फील कर रहा हूं तो मैं उसको जल्दी से क्या कर दूंगा, तोड़ दूंगा। अगर मैं स्टेबल फील नहीं कर रहा हूं तो जल्दी से उसको मैं उस फ्रेंडशिप को तोड़ नहीं पाऊंगा। तो ये मान लो हाइड्रोजन इसके साथ फ्रेंडशिप किया हुआ है, ये सब इनके साथ फ्रेंडशिप में, अब ये इसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद अगर ये स्टेबल फील करेगा तो जल्दी से H+ को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। और जितना जल्दी रिलीज करेगा उतना ही उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसीलिए हम यहां पर हाइड्रोजन को रिलीज करने के बाद इसका स्टेबिलिटी देख रहे हैं। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी से H+ को रिलीज कर देगा और रिलीज करने के बाद वो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। यानी मोर स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, मोर एसिडिक स्ट्रेंथ। क्योंकि जल्दी जितना वो स्टेबल होगा उतना ही जल्दी वो H+ को रिलीज कर देगा। ठीक है, अब बात रहा स्टेबिलिटी कैसे चेक करें। ये तो हमें समझ में आ गया कि स्टेबिलिटी हमें चेक करना है। दूसरा बात ये है कि हमें स्टेबिलिटी चेक तो करें तो कैसे करें, तो हम करेंगे साइज के बेसिस पे। अब ये कंसेप्ट यहीं तक के लिए है, दूसरे में मत अप्लाई करना है। ये कंसेप्ट यहीं के लिए है, दूसरे में अप्लाई नहीं करना है, इसको ध्यान देना है। तो यहाँ साइज ज्यादा है, यहाँ साइज कम है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो साइज ये रिपल्सन नहीं होगा, जबकि इसमें रिपल्सन हो जाएगा और जिसके वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा इसके कंपेयर में। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी चेक करने का तरीका अलग है। ये कंसेप्ट यहीं तक के लिए रहने देना, दूसरे में अप्लाई नहीं करना है। तो यहाँ दो बातें कि रिलीज करने के बाद स्टेबिलिटी चेक करना है और स्टेबिलिटी कैसे चेक किया जाए, ये स्टेबिलिटी यहीं तक के लिए ही रहने देना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। बातें क्लियर, बातें क्लियर हो गई। लिख रहे हो तुम लोग ना, ओके। इसका आंसर ये हो जाएगा। अच्छा, ये यानी टॉप टू बॉटम वही बात इसमें भी होगा। ये दोनों क्वेश्चन का कंसेप्ट एक जैसा है, टॉप टू बॉटम वाला बात हम ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर हम बैक बॉन्डिंग के द्वारा एक्सप्लेन किए और यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ एनायन के द्वारा हमने एक्सप्लेन किया। तो देखो क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन अलग अलग जा रहा है। यहाँ पर बैक बॉन्डिंग के द्वारा हम दे रहे हैं और यहाँ पर हम स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी साइज के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। ये दो क्वेश्चन का आंसर एक जैसा होगा, जो एक्सप्लेनेशन ये है वो एक्सप्लेनेशन ये है। तो इसमें कोई दूसरा कॉन्सेप्ट मत लगाओगे, सर ये चेक कर सकते हैं क्या, ये कर सकते हैं क्या, नहीं वो सब नहीं कर सकते, जो है यही चेक कर सकते हैं। कोई दूसरा कॉन्सेप्ट सर ऐसे देख सकते हैं क्या, ऐसे कर सकते हैं क्या, नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही चेक करना है। आफ्टर रिलीजिंग H+, we have to check stability of anion, and how to check stability, this one will be checked on the
basis of size. Which have more size, there will be less repulsion. Less size, more repulsion. That's why bigger size will be more stable. सबने लिख लिया? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे। अब थर्ड, ये फोर्थ क्वेश्चन का। अब फोर्थ क्वेश्चन का आंसर करने से अब इसका कंसेप्ट ही चेंज हो जाएगा। अब ये वाला कंसेप्ट हम वहां नहीं लगाएंगे, ये वाला कंसेप्ट हम वहां नहीं लगाएंगे। अब यहां ध्यान देना, कंसेप्ट वही होगा जैसे CH4, एक अगर H+ लूज करेगा तो CH3 माइनस हो जाएगा और H+। अगर NH3 है, एक H+ लूज करेगा, NH2 माइनस और H+, H2O, OH माइनस और H+, HF, F माइनस और H+। अब यहां पर बिल्कुल वही काम करेंगे, हम इनका स्टेबिलिटी चेक करेंगे, क्योंकि जो ज्यादा स्टेबल होगा जो ज्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी से H+ को रिलीज करेगा। यही कंसेप्ट है, ऑर्गेनिक में चलता चला जाएगा। पर ओ स्टेबिलिटी एनायन की जगह है तो वो जल्दी ब्रेक होगा, तो एसिडिक वीक होना। पर ओ स्टेबिलिटी एनायन की ज्यादा है, एनायन की ज्यादा है, तो एनायन की ज्यादा है तो अब एनायन का ज्यादा था तो ये HI जो था एनायन का ज्यादा था, तो एनायन तब न बनेगा, यहां से यहां जाने का सफर तय तब न करेगा जब एनायन स्टेबल है। तो इसको छोड़ना है तो जल्दी से इसको हाइड्रोजन को क्या कर देगा, हटा देगा। तुम चले जाओ, हम अपने दुनिया में स्टेबल है, तो जल्दी से H+ को हटा देगा। जल्दी से H+ को हटाएगा तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, सॉरी ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। यानी मैं एग्जांपल दिया तुम्हें कि मेरे पास एक फ्रेंड है और मैं उसको छोड़ने के बाद मैं अपने आप को स्टेबल फील कर रहा हूं, तो मैं इसको जल्दी से छोड़ दूंगा। हालांकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूं कि ये इसका फ्रेंड है और इसको छोड़ने के बाद ये स्टेबल हो गया। तो स्टेबल हो गया तो मतलब इसको क्या बोलेगा, तुम जल्दी से छोड़ के जाओ मेरे को। ये छोड़ के चला गया और छोड़ के जाएगा तो एसिडिक ज्यादा हो जाएगा। यानी मोर स्टेबल, यहां से यहां तक के पाथ को तय करने। समझ में आ गया परी? यानी यहां से यहां तक पाथ को तय करना है तो इसको छोड़ना है, तो छोड़ने के लिए यहां स्टेबिलिटी चेक करेंगे, क्योंकि छोड़ने के बाद अगर वो स्टेबल फील करेगा तभी ना छोड़ेगा H+ को, और जितना H+ को छोड़ेगा उतना ही वो एसिडिक कहलाएगा। और ये कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक में भी चलेगा, ये ऑर्गेनिक में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ये ज्यादा चलता है। तो ये इसको रिलीज करने के बाद ये स्टेबिलिटी चेक करेगा तब ना उसको छोड़ेगा। अगर मैं दोस्त को छोड़ दिया, मैं स्टेबल हुआ ही नहीं तो मैं क्यों छोड़ूंगा? तो छोड़ने के बाद मेरी स्टेबिलिटी चेक किया जाएगा, क्या मैं स्टेबल हूं या नहीं। यानी इसको छोड़ने के बाद इसका स्टेबिलिटी चेक किया जाएगा। वही कंसेप्ट यहाँ भी है कि इसको रिलीज करने के बाद इनका स्टेबिलिटी चेक किया जाएगा। जो स्टेबल होगा वो यहां से यहां जल्दी पाथ को तय कर लेगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी पाथ को तय करेगा यहां से यहां। तो यहां से यहां जाने के लिए इसका स्टेबिलिटी चेक करेंगे, कौन जल्दी आ रहा है इस पाथ पे, यहां से यहां कन्वर्ट कौन जल्दी हो रहा है। जो जल्दी कन्वर्ट होगा वो जल्दी H+ को रिलीज करेगा, और जल्दी कन्वर्ट होने के लिए यहाँ के स्टेबिलिटी चेक करेंगे। यहाँ के स्टेबिलिटी अब देखो कैसे चेक करेंगे, यहाँ कार्बन पे माइनस है, नाइट्रोजन पे माइनस है, ऑक्सीजन पे माइनस है, फ्लोरीन पे माइनस है। लेकिन ये माइनस अब यहाँ पर हम पहले वाला कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, साइज वाला, यहाँ लगाएंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होता है, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ये स्टेबल है। तो यहाँ साइज नहीं देखेंगे, तो लेफ्ट टू राइट हम साइज नहीं देखते हैं, टॉप टू बॉटम साइज देखा जाता है। तो यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज स्टेबल, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है इसलिए स्टेबल है, इसीलिए ये ज्यादा एसिडिक है।
तो यहाँ पर इसका स्टेबिलिटी तो चेक कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में भी स्टेबिलिटी चेक कर रहे थे, लेकिन स्टेबिलिटी चेक करने का दोनों का तरीका अलग अलग है। यहाँ पर साइज की वजह से चेक कर रहे थे स्टेबिलिटी, और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हम स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो देखो कंसेप्ट स्टेबिलिटी ही चेक करना है, लेकिन तरीके अलग हो गए, यहाँ साइज और यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव चेक कर रहे हैं। तो ये टॉप टू बॉटम बात कर लिए और ये लेफ्ट टू राइट बात कर लिया हमने। क्या बातें सबको समझ में आ गई? डन हो गया सबका? ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमसे ये वॉल्यूम में भी आएगा और वॉल्यूम में क्वेश्चन बना के देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और तो इस समय ऑर्गेनिक का ही ये कार्बोक्सिलिक एसिड एक ले लेते हैं, एसिटिक एसिड, दिस वन इज विल बी एसिटिक एसिड, और एक ले लेते हैं अल्कोहल CH3OH। तो मैं इसको ज्यादा मिथेनॉल, ज्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ऑर्गेनिक का है, तो इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। बस मैं बता दे रहा हूं कि ये CH3C डबल बॉन्ड O और ये OH, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है एसिटिक एसिड का, और ये CH3 और ये O और ये H, ये H ऑक्सीजन से जुड़ा है, तोड़ने के लिए तैयार है। तोड़ने के बाद यहाँ पर ये बन गया O- और CH3O- बन गया। अब यहां पर इसका स्टेबिलिटी चेक किया जाएगा, फिर वही कंसेप्ट, यहां भी स्टेबिलिटी, यानी एसिड में अगर तुम्हें चेक करना है तो उसको हाइड्रोजन को हटा के उसको एनाइन बना के और उसका स्टेबिलिटी चेक करो। कौन सा कंसेप्ट कहां लगाना है ये इस फॉर्मेट पे देखना पड़ेगा हमें, और इतना ही कंसेप्ट है, ठीक है, यानी कि अलग अलग कंसेप्ट नहीं, इसलिए मैं सारा कंसेप्ट एक साथ लिख के तुम्हें दे रहा हूं। अब यहाँ स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ डबल सिंगल नेगेटिव, यहाँ रिजोनेंस हो रहा है, तो ये रिजोनेंस स्टेबलाइज है, इस चीज को हम ऑर्गेनिक में डिस्कस करेंगे। और ये ज्यादा स्टेबल है, यहाँ रिजोनेंस नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे बस रिजोनेंस, रिजोनेंस स्टेबलाइज। तो ये रिजोनेंस स्टेबलाइज है। अब ज्यादा इसमें हम अभी नहीं समझेंगे कि रिजोनेंस स्टेबलाइज कैसे है, यहाँ पर कैसे नहीं है, ऑर्गेनिक में हम समझेंगे। और थोड़ा सा इनऑर्गेनिक में पढ़ाया हूँ डबल सिंगल नेगेटिव, ये रिजोनेंस स्टेबलाइज है, तो इसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल है। तो कभी भी क्वेश्चन में आएगा तो एसिटिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल, तो तुम डायरेक्ट अभी इसको याद रखना। एक्सप्लेनेशन ऑर्गेनिक में और बेटर तरीके से आएगा, ऑर्गेनिक बाद में चालू होगा। तुम लोग का सेशन लेट चल रहा है ना, सेशन ही लेट चल रहा है, वो पेपर वही देख रहे हो, 12th का पेपर नहीं हुआ अभी, 12th बोर्ड का नहीं हुआ, जबकि तुम्हारा इस समय 12th लगभग अप्रैल लगभग फिनिश होना चाहिए। चलो ठीक है, तो अब दो एक्सप्लेनेशन और बच गया है, ये वाला और ये वाला, उसको मैं कल बताऊंगा, और कुछ कुछ पॉइंट्स और भी हैं वो कल बताएंगे। और होमवर्क लिख लेना, होमवर्क में अभी बनाना स्टार्ट कर देना। कंसेप्चुअल में तुम्हें 1 to कहां तक बना के लाना है, 1 to 52 तक, अभी एक लेबलिंग इफेक्ट वगैरह पढ़ाना बाकी है, 57 तक बना के लाना है। तो 57 तक जरूर बना लेना, ये नहीं कि नहीं बनाए सर बाद में बनाएंगे, तो बनाते रह जाओगे। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस, हाँ ठीक है।